वो डॉक्टर के पास जबरदस्ती लेके जाते हैं, राइट, हमारे सेठी जी भी यहाँ पे लेके जाते हैं, तो उनको लड़ना पड़ता है उस पेन से नहीं, घर वालों से। घर वाले बोलते डॉक्टर साहब इनके पैर और हाथ पकड़ के वो बांध दीजिए, एंजियोग्राफी करा के रहेंगे, राइट। अब देखिए एंजियोग्राफी का जो एंजियोग्राफी का जो ट्रुथ है, एविडेंस है, वो ये कहता है डेथ रेट इज 0.75%, मतलब हर 100-150 में से एक आदमी मरेगा एंजियोग्राफी में। अभी टेस्टिंग चल रही है भाई, जबकि वो चेस्ट पेन का कितना वो था, चेस्ट पेन में डेथ रेट क्या था, हाँ, और इसमें डेथ रेट क्या है 75, राइट। तो अभी तो इलाज शुरू नहीं हुआ, राइट, और एंजियोग्राफी करते वक्त जो हार्ट अटैक आने के चांसेस है वो 1.3% एडिशनल है, स्ट्रोक आने के चांसेस भी हैं बहुत सारे, और जो साइड इफेक्ट है वो भी है। अभी इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, अब इलाज स्टार्ट होगा कि भाई अगला स्टेप आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, आता ही है अब, या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, इसके एविडेंसेस आपको बुक मिल जाएगा, नहीं मिला तो आज की जो बुक है उसमें सारे एविडेंसेस डले हुए हैं, और उसमें पूरी तरह से एविडेंस के साथ दिया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी करने के 1 साल के अंदर 6% लोग मर जाते हैं, 1 साल में इमीडिएट 6% मरते हैं, 1 साल के अंदर 10%, 2 साल में 11%, और 3 साल के बाद अगर मिलेंगे तो 13% लोगों से मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो ऊपर चले गए, राइट। लेकिन वो जो चेस्ट पेन से डेथ रेट क्या है, दैट इज 0.15, राइट। तो यहाँ पे ये है शोभा सिंह की कहानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं पाए, गरीब है, जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें मरने का चांसेस क्या है 0.15%, राइट। 1000 में एक मर जाएगा, तो इलाज के अभाव में 1000 में एक मरेगा, और इलाज के मिलने पे वो डेथ रेट आप देख ही रहे हैं 5%, 10%, 13% हो जाएगा हर 100 में से, राइट। तो यहाँ पे इसको ले जाओ हो गया। यहाँ पे एक चौथी चीज है इनमें से, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये आपके बुक में मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगी जाते वक्त। आज आपको बुक मिल गई बाय द वे, मिल गई ना, ठीक है। तो उसमें एविडेंसेस हैं, इसको स्किप करके आगे चलते हैं, हमें करना क्या बेसिकली, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फटाफट इसको निकालता हूं, फिर करना क्या होगा, क्योंकि शोभा सिंह तो बदलना नहीं था, तो जाना नहीं है, और जाने से क्या होगा वो देख ही लिया। एक और चीज है, जो बाईपास सर्जरी होती है ना, तो उसमें क्या है कि अचानक नया ब्लड वेसल, राइट, लगा देते हैं वेन से लेके, राइट। वो नया ब्लड वेसल के एकदम से ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एकदम से ऑक्सीजन को तेजी से वहां भेजता है। एक बात याद रखिए, इसे कहते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी। तेजी से ऑक्सीजन का मिलना भी बॉडी के लिए इंजरियस है, राइट। तो जिसकी इंजरी से भी डेथ होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है, इसीलिए बाईपास सर्जरी की वजह से या उसके बाद लोगों की डेथ होती है बाईपास सर्जरी की वजह से, ना कि वो बीमारी जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई है। तो एक और थेरेपी है थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे वो क्लॉट जहां पे था वो क्लॉट खत्म हो जाए। लेकिन वो जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है वो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग करा सकता है, और ब्लीडिंग कराने से डेथ का जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वो क्लॉटिंग की वजह से डेथ होने का खतरा, राइट। दोनों चीज खतरनाक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, उनके पास औजार ही ये सारे चीज है। मान लो आपका मोबाइल खराब हो गया है, और आपका मोबाइल खराब हो गया है, और मैं टेक्नीशियन हूं, आप मोबाइल लेके आते हैं, मेरे पास औजार ही ये है, और तीसरा चौथा चीज कोई है ही नहीं, तो जब भी मैं इससे आपके मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करूंगा क्या होगा, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये औजार तो है, और आप बोलेंगे करें तो क्या करें, लेकिन करें तो कुछ करने को नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि जितना है वो भी आप खराब कर दो, राइट। तो जो औजार है मैंने दिखाया, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है, चाहे बाईपास सर्जरी है, या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं, राइट, वो औजार कुछ इस तरह से हैं बॉडी के लिए, राइट। उसकी मैं बोलते हैं कि मैंने बाईपास सर्जरी करा तो मैं बच गया, मैं बोलता हूँ बाईपास सर्जरी कराने के बावजूद भी आप बच गए, राइट। सो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी समझना पड़ेगा कि एविडेंस क्या कहता है, तो और प्रेवलेंट क्या कहता है। प्रेवलेंट तो वही चीज होती है जिससे पैसा आता है, जब उससे पैसा आता है बाईपास सर्जरी वगैरह से, तो क्या करते हैं वही पैसे को यूज करते हैं बॉलीवुड में शॉट खरीदने के लिए, या उसी पैसे को यूज करते हैं बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए, तो और वही चीज आप तक पहुंचती है, और अब उसी चीज को देख के अपने आप को अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखते कि ये एविडेंस क्या कह रहा था, राइट। एविडेंस आपके सामने है, राइट, और ये सारे एविडेंस है। तो
ये देखा गया है, इस एविडेंस को खत्म करके अब आते हैं करना क्या है। ऐसे अगर अगली बार हो जाता तो व्हाट यू हैव टू डू, उस पर सीधे आते हैं कि ये देखा गया है कि हर साल 25,000 जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन सबकी मीटिंग होती है कैलिफोर्निया में। तो पूरे दुनिया के 25,000 हार्ट डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के 3 दिन की मीटिंग ले जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन उठाया किसी ने मीटिंग में कि हम सब हॉस्पिटल में को छोड़ के आ गए, अभी कोई डॉक्टर नहीं है उन सारे हॉस्पिटल्स में, दुनिया के अधिकतर देशों में, क्योंकि सारे देश से आते हैं, भारत से भी जाते हैं। तो इस वक्त उन 3 दिन के लिए पेशेंट्स की हालत क्या हो रही होगी। इसका मतलब है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, साल में एक बार जो करते हैं। तो कहा कि अभी तक देखते हैं, हमने 10 साल तक कॉन्फ्रेंस किया है, तो अब जब कॉन्फ्रेंस किया और 3 दिन के लिए बिना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स के हुए, इमरजेंसी डॉक्टर के, तो अब उन 3 दिन में क्या मोर्टेलिटी रेट बढ़ी। और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड सारे निकाले गए उन हॉस्पिटल के, जिन हॉस्पिटल्स में से 3 दिन के लिए हार्ट वाले डॉक्टर, इमरजेंसी हार्ट वाले डॉक्टर गायब थे। और ये पाया गया उन दिनों जब वो गायब थे, उन दिनों लोगों की मृत्यु दर एटलीस्ट 8% घट गई, एटलीस्ट 8% घट गई। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2018, तो ये सुनाया गया, तो कहा ये बड़ी खुशखबरी है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस को बंद करने की जरूरत नहीं, हर साल ये कॉन्फ्रेंस चलने दिया जाए, ये लोगों के लिए अच्छा बात। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस, राइट। लेकिन ये एविडेंस मेडिकल जर्नल में तो है, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचा। आप तक क्या पहुंचेगा? एडवर्टीजमेंट, राइट। तो वो उसको देख के आप अपने निर्णय या राय लेंगे। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये सारे जो प्रचलन वाले जो इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, अगर इससे फायदा नहीं, इंसान को ज्यादा नुकसान है, तो ये चल भी क्यों रहे, या अप्रूव भी क्यों है, राइट। ये अप्रूव ही नहीं होना चाहिए द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो अप्रूवल का जो मेडिकल का जो मेडिसिन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आप ये समझ पाए कि कैसे हम डिसाइड करें कि इंटरवेंशन लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये सारा मेडिकल साइंस ही है कि एविडेंस ये कहता है, लेकिन उस एविडेंस में से कौन सा वाली चीज को कितना हाईलाइट करना है, दैट बिकम्स अ मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो मेडिकल साइंस जब भी कोई गाइडलाइन देता है तो वो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी एविडेंस देता है। 3 तरह के एविडेंस देता है। लेवल ए एविडेंस मतलब बहुत जबरदस्त एविडेंस है, एविडेंस इज वेरी क्लियरली इन फेवर ऑफ द पेशेंट। लेवल बी मतलब एविडेंस जो है वो कुछ खास फेवर में नहीं है। एविडेंस सी कि इस वाले थेरेपी से क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, नुकसान तो ज्यादा हो सकता है ऐसा लग रहा है हमें, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। लेवल सी वाले एविडेंस में अनसर्टेन है कि पेशेंट का क्या होगा, कुछ खास नहीं पता चल रहा, लग रहा है कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। तो जितने सारे मैंने थेरेपी अभी आपको दिखाए, ये सारे कौन से लेवल वाले हैं? मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लेवल सी का इनको ठप्पा मिला हुआ है, राइट। अब वो जो डॉक्टर है उसके पास चॉइस है, इसमें से लेवल ए वाला मैं पेशेंट को पकड़ाऊं, लेवल बी वाला पकड़ाऊं या सी वाला पकड़ाऊं, राइट। तो वो ही चोज टू गिव द लेवल सी वाला। आपको कौन सा चाहिए? लेवल ए वाला कि सबसे अच्छा वाला? तो लेवल ए वाला क्या है? उस वक्त जो आदमी गिरा और चेस्ट पेन था, तो उसमें उसको वो वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लेवल ए वाला है। तो लेवल ए वाला ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस में ही लेवल ए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो आप देखिए। देखिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं इसको, नाम तो दे रहे हैं लेकिन ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, जो मेडिकल एविडेंसेस है मैं आपके सामने ही रख रहा हूं उसको, राइट। तो पहले सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप का कि जैसे ही ऐसा कोई पेन हो, मेडिकल एविडेंस ये कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं खैर, लेकिन मेडिकल एविडेंस ये कहता है जैसे ही चेस्ट पेन हो जिसमें सस्पिशन है कि ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा अगर लगे तो सबसे पहले 2 टैबलेट एस्पिरिन के लेने हैं, उसको क्रश करना है और उसको पानी के साथ निगल लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसको करना है, इसमें उस इंसान के बचने के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसको लेवल ए एविडेंस कहते हैं। ये लेवल ए की कैटेगरी मैंने नहीं दी है, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस में मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जैसे ही आपने देखा वो चेस्ट पेन वाला है, पैनिक कर रहा है, तो सबसे पहले ये कर दिया। इसमें मोर्टेलिटी रेट के घटने के चांसेस कितने हुए? 20% घट गए। अब लेवल से स्टेप 2 ये है कि उसको पेन कम नहीं हो रहा, कि वो स्टेप 1 से ये है कि वो और ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी अभी मेंटेन्ड है। तो ऐसे में पेन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ग्लिसरल नाइट्रेट का स्प्रे आता है, राइट। वो स्प्रे खरीद सकते हैं दुकान से, और वो स्प्रे जीभ के नीचे, टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो पेट को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो स्प्रे की जो मेडिसिन है वो पेट में जाएगा तो वो हजम हो जाएगा, राइट। लेकिन उसको ब्लड में भेजना है हमें, तो ब्लड में भेजना है तो क्या, टंग के नीचे एक स्प्रे मारना है जोर से, राइट। 0.4 mg वो चला जाएगा। 5 मिनट में पेन कम नहीं हुआ
तो एक और स्प्रे, फिर एक और कम नहीं हुआ, फिर एक और स्प्रे, 3 के बाद फिर नहीं। अगर 3 के बाद भी पेन है, इसका मतलब वो प्रोबेबली हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिटी और समथिंग एल्स। तो आप कितनी बार भी मारते रहेंगे वो पेन कम ही नहीं होने वाला, राइट। तो यानी कि वो हार्ट अटैक से अलग कुछ है, राइट। तो ये है प्रिवेंटिव, राइट, क्योंकि ये ज्यादा करेंगे तो इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो उसी वक्त, और ब्लड प्रेशर 160 mmHg से ज्यादा मिलता है तो आपको उसको एटिनोलोल, राइट, 100 mg दवाई दे देना है, राइट। और दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करना है, एंड एक्सपेक्टेडली वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो और सेफ जोन में चला जाएगा। और इसमें जो एविडेंस मिला है तो 23% रिडक्शन इन द डेथ, 23% रिडक्शन इन द डेथ, तो इसको बोलते हैं लेवल ए एविडेंस, राइट। अब देखिए, अगर मान लो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसा कोई पेशेंट आता है, ये जो 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप में आप कितना पैसा कमा लेंगे? हाउ मच, राइट? 2 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, राइट? देयर इज नो इंटरवेंशन, नो सर्जरी, नो बिग डील, राइट। लेकिन ये ए लेवल के एविडेंसेस हैं, राइट। तो दिस इज द ए लेवल एविडेंस। नाउ अब आगे फ्यूचर में, ये तो हो गया इमीडिएट करना है 3 स्टेप्स, लेकिन फ्यूचर में उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे से कभी, तो उसके लिए क्या करना है, राइट। तो व्हाट मैंने जो देखा है वो ये मैंने देखा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई ही शुड बी ऑन ए डीआईपी डाइट, द काइंड ऑफ डाइट व्हिच वी एडवाइज, राइट। आप लोग लेते ही हैं, राइट। और उसमें मैंने जो एविडेंसेस देखे वो सारे पिछले वाले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी इसी जगह पे, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो डीआईपी डाइट है ये कोई मेरी आविष्कार नहीं है, मैं बताता हूँ, राइट। और क्योंकि ये भी एविडेंस बेस वहीं से कहीं से आया है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। कहां से आया है उस पर एक नजर डालते हैं, और वो नजर ये है। अभी ऑडियो चाहिए होगा थोड़ी देर में, हाँ, लैपटॉप का ऑडियो चाहिए होगा प्लीज। सो 1998 में, मैं कई सारे रिसर्च पेपर हैं, सारे यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है अगले 2 मिनट के बाद, तो लेकिन बुक में है सारे, है ना। तो ऐसे लोग इकट्ठे किए गए बाय डीन ऑर्निस, जो कि व्हाइट हाउस के डॉक्टर रहे हैं और अभी भी हैं, राइट। तो डीन ऑर्निस ने इकट्ठे किए हार्ट पेशेंट जिनके एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज देखा, कितनी ब्लॉकेज है वो नोट कर लिया। उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को उन्होंने स्टैंडर्ड दवाइयां दी जो अभी भी आप लेते हैं, चाहे वो स्टैटिन हो, चाहे वो ब्लड थिनर हो, चाहे ब्लड प्रेशर की गोलियां हो, वो सारे विटामिन की गोलियां, स्टैंडर्ड गोलियां दी, और डाइट भी उनका जो मर्जी जैसा स्टैंडर्ड होता वो किया। दूसरे ग्रुप को गोलियां नहीं दी, गोलियां बंद करने बोला उल्टा, और उनको द काइंड ऑफ फूड जो हम बताते हैं डीआईपी डाइट, इसी तरह की डाइट पे रखा। एक्चुअली डीआईपी डाइट यहीं से इंस्पायर्ड है, राइट। तो फिर उनको 1 साल बाद मिले, दोबारा एंजियोग्राफी किया, 2 साल बाद मिले, फिर एंजियोग्राफी किया, क्योंकि उनको ये देखना था कि एग्जैक्टली उनका ब्लॉकेज का क्या हाल है। और आप देखिए यहाँ पे कि हर साल जो लोग दवाइयों पे थे, इंस्पाइट ऑफ दवाइयों पे रहने के भी उनके ब्लॉकेज के साइज बढ़ते जा रहे थे, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा था। देख रहे हैं आप लाइटली, ये बुक में है। और जो लोग डाइट पे थे, कोई दवाई पे नहीं थे, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था। तो दिस इज एन एविडेंस, राइट। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है दवाई खा लो इससे आपके प्रिवेंशन होगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस तो है, लेकिन एविडेंस तो उसके खिलाफ बोल रहा है ना, राइट। एविडेंस इज सेइंग अदर वे, और एविडेंस कुछ और बोल रहा है, राइट। तो हमारा जो बेसिक, अभी मैं क्लॉटिंग की बात कर रहा था, ब्लड क्लॉट, ब्रेन में क्लॉट हो जाएगा तो उसी वक्त पैरालाइज हो जाएगा इंसान, और पैरालाइज हो जाएगा तो क्या करेगा? फिर वही बात, डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो इंटरवेंशन देगा, क्या उससे वो पैरालिसिस के रिवर्स होने के चांसेस हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हमारे पेशेंट क्या करते हैं, इसके एविडेंसेस क्या है, राइट, वो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखते हैं, ऑडियो इज नॉट वर्किंग, राइट। ऑडियो नहीं काम कर रहा है इसको, कोई बात नहीं, कोई छोड़ दो, लीव इट, छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसकी वो आप छोड़ दो उसको, ये तो है ना, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एविडेंस की। तो एविडेंस के तौर पे मैं एक वीडियो दिखाना चाहता था, लेकिन वीडियो की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारा लाइव एग्जांपल है ही। यहाँ पे सतीश आप हैं, ठीक है ना, आप एक बार आके
2 मिनट के लिए जो आप बता रहे थे बैक स्टेज पे, सतीश जी कौन है? मैं इनसे आज ही पहले बार मिला हूँ और इनको मिलाने वाले हैं अशोक जी। आर यू देयर? हाँ, इनका होलसेम टेल एक चैनल है जिस चैनल में हमारे वीडियोस जाते हैं। उस वीडियो को इन्होंने देखा और मुझसे तो पहली बार मिले, और देखने के बाद इन्होंने जो भी ये जो आपने बताया था ना उस अपने कॉन्टेक्स्ट में और उन लेडी के 2 मिनट में आप थोड़ा बता जी। मैं सतीश, मुझे 6 साल पहले हार्ट की दिक्कत हुई। मेरा वेट था 97, तो मैं काफी जगह गया इधर उधर, लेकिन लास्ट में आके कोई फर्क नहीं। उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी कराई 40 स्कोर से, तो उन्होंने कहा 19% 98% ब्लॉकेज है इसमें पूरी, और बाईपास सर्जरी होगी। लेकिन मैंने कहा नहीं करवानी मुझे। बोले नहीं करवानी होगी, रिलेटिव साथ थे, घर वाले साथ थे, बोले करवाओ। तो मैं जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। तो मैं वहां से निकला। उसके बाद मैं धक्के खाता रहा, कभी आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथिक करते करते मुझे एक बार डॉक्टर साहब का वीडियो मिला। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से ओपीडी करवाई। तो ओपीडी में डॉक्टर साहब ने मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजी, वो सब मैंने किया। तो इतना ज्यादा जादू की तरह इफेक्ट हुआ उसका, सडनली एकदम, मतलब विद इन 6 डेज में मेरी सारी प्रॉब्लम ऐसे लगा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं यहां से लेके यहां तक सिर्फ 50 कदम भी चलता था तो एकदम हार्ट पे बहुत ज्यादा दर्द होता था। चलो ये तो ये एक बात कि मैंने डॉक्टर साहब से किया और मैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, ठीक होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करवाया, काफी कुछ, मतलब। उसके बाद आज से सिर्फ 1 महीना पहले मेरे फ्रेंड के मदर इन लॉ पानीपत रहते हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, पैरालाइज हुआ, बहुत हैवी पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद एक डॉक्टर हैं न्यूरो सर्जन, उनके पास एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। 18 दिन वहां एडमिट रहे। 18 दिन में 3 लाख रुपए बिल बना। लेकिन उनकी हालत ऐसी थी, फूड पाइप डाली हुई थी, एक हाथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट टांग बिल्कुल डैमेज थी, बोल नहीं पाते थे, फूड पाइप था, ऐसे था जैसे मतलब ये खत्म है, कुछ नहीं। 20 दिन 18 दिन बाद उनकी हमने छुट्टी करवाई, 3 लाख रुपए बिल। घर आए, उनकी बेटी, मेरा फ्रेंड, सब रो रहे थे भी क्या करें। मैंने कहा भी मैं करवाऊं कुछ? बोले कैसे होगा? मैं कहा करवाऊं, आप बताओ। भी सब ये बंद करना पड़ेगा, मैं बात करता हूं। बोले चलो करवाओ, बस ये बचने चाहिए। 73 उनकी एज है। आज से सिर्फ ये 20 दिन पहले की बात है जब उनकी छुट्टी करवा के लाए। उसके बाद मैंने अपने तौर पे मैं कहा डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करता हूं, लेकिन नहीं हो पाना था। तो ये जो अशोक गुप्ता जी हैं, इनसे थोड़ी सी बात की, कहते हैं आप करवाओ, कोशिश करो। मैंने हिम्मत करके उनकी सारी की सारी टोटली दवाइयां जो इतने सारे पॉलिथीन डॉक्टर ने दी थी सारी बंद करवा दी, बिल्कुल सडनली हॉस्पिटल से लाते ही। 25 साल से वो ये थे, शुगर डायबिटिक थे, और 25 साल से बीपी की मेडिसिन खाते थे, घुटनों में दर्द की, हार्ट की उनकी दवाइयां चल रही थी, सारी की सारी दवाइयां, मतलब एक फेथ करके डॉक्टर साहब पे। और मैंने खुद देखा हुआ था बहुत सारे लोगों पे, लेकिन इतना मेजर केस, मतलब मेरे अब भी बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल। तो एक फेथ करके सारी की सारी मेडिसिन उनकी सडनली बंद कर दी। सिर्फ 4 दिन के अंदर उनकी हाथ उठने लग गया, लेग हिलने लगी। जबकि डॉक्टर ने छुट्टी के टाइम मैंने कहा था डॉक्टर साहब ये इनकी तो हालत बहुत क्रिटिकल है, कैसे होगा? कहते बस ऐसे ही चलेगा जब तक चलेगा। मैं कहा ये ना बोल रहे हैं ना खा रहे हैं, फूड से जाए तो एनर्जी तो कैसे आएगी? कहते ये ऐसे ही चलेगा। मैं कहा ये तो लगे ही रहा बचेंगे। कहता बस ले जो सेवा सुबह कर लो। आज सिर्फ मतलब 28 तारीख को 28 फरवरी को हम लेके आए थे उनको, आज 21 तारीख है। 21 दिन के अंदर जो भी उनको देखता है ना, मतलब वही हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी रिकवरी। उनकी बात मतलब गू 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 करते थे, समझ कुछ नहीं आता था। अब 80% क्लियर समझ आ रहा है। सब लोग आके देख रहे हैं कि हैरान, और सबको ये पता है कि मेडिसिन चल रही है। उनके सारे रिलेटिव्स को ये पता है मेडिसिन चल रही है, लेकिन असल में उनकी मेडिसिन बंद है बिल्कुल। एक भी मेडिसिन नहीं दे रखी, एक भी मेडिसिन। मिराकल मतलब जादू का सुना है कि जादू होता है, लेकिन जादू अपनी आंखों से देखा और इतना हैवी, बहुत कमाल। डॉक्टर साहब तो थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। तो उन्होंने सिंपली यही किया कि डीआईपी डाइट लिया और वो मेरी दवाइयां छोड़ी, राइट। और डीआईपी डाइट में दोबारा होता है, दैट इज नॉट माय डाइट, राइट। वो एविडेंस बेस्ड डाइट पहले से था, उसको मैंने थोड़ा फॉर्मूला बना दिया ताकि आपको लेते वक्त कंफ्यूजन ना हो क्या कब कितना खाना है। तो सतीश जी यहीं पे इसके बाद भी मिल सकते हैं। और कुछ लोग, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो पेशेंट की बात कर रहे हैं वहां जाके मिल गया है। इन्होंने बताया कोई अपने वीओपीडी में थे, तो हमारा वर्चुअल वीओपीडी होता है जहां पेशेंट नहीं आता है, वो अपना ईमेल करके भेज देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और उसके हिसाब से हम डाइट बना के दे देते हैं। डाइट तो यही बना के देते हैं, यही वाला। और उन्होंने लिया और वो अपने घर पे ठीक भी हो गए। लेकिन फिजिकली मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, राइट, स्ट्रोक हो जाए तो उनको क्या करना है, इमीडिएटली डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2। और जिनको डीआईपी डाइट क्या है नहीं पता, वो गूगल कर सकते हैं, होलसेल टेप में वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस प्लेट 2 जैसे ही करेंगे, मैंने ये देखा है
राइट। और ऐसे इस तरह के कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हर बार इट टेक्स 15 days to 20 days टू रिकवर। अगर इमीडिएटली बात स्ट्रोक के शुरू करते हैं, 15 days to 20 days टू रिकवर द डैमेज डन। DIP राइट माइनस प्लेग 2। तो इतना छोटी सी बात है जो कि ऑलरेडी मेडिकल साइंस में पहले से प्रूव किया हुआ है। सिर्फ इतना है कि इसका प्रचलन नहीं है, ये आप तक किसी ने पहुंचाया नहीं। और जो चीज आप तक पहुंचाया है वो सतीश जी ने बताया कि फूड पाइप पहुंचा दिया, वो दवाइयों का ढेर लगा दिया, राइट। तो उस चीज से हालत क्या होगी, वो इतनी पैथेटिक होगी कि जब आप देखेंगे लगता है कि इससे अच्छा ये भगवान को प्यारे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, इतना परेशानी से रहने से। जबकि इतना परेशान, इतना पेन में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये तो हुई बात, हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक में क्या करें, ब्रेन स्ट्रोक में क्या करें, हमारे पेशेंट क्या करते हैं। अब आता है कि कोई मर गया तो क्या करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही आज का टॉपिक है। कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या करें। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवेयर स्टडी 2 2019 के बाद इसमें बहुत सारे नए प्रोटोकॉल बने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 के बाद बने, अभी 2021 चल रहा है। तो ये सारे प्रोटोकॉल बनने के बाद भी ये मेडिकल साइंस में, मेडिकल इंडस्ट्री में प्रैक्टिस में नहीं आया है। प्रैक्टिस में हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है प्रैक्टिस में कभी ना आए, जिस तरह से अभी तक ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं आई, राइट। तो प्रैक्टिस में वही चीज आती है नॉर्मली जो कि एविडेंस बेस्ड ना होके जो प्रॉफिट बेस्ड हो, तो प्रैक्टिस में आ जाती है। तो खैर प्रैक्टिस में जब भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपको अभी सीख के जाना है। आई विल टेक 5 minutes टू टीच यू कि क्या है, हम करते हैं इसको, राइट। और क्या है वो हम अभी बताने वाले हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवेयर टू स्टडी में ये देखा गया है, और इससे पहले भी देखा गया है, 1968 से लेके चल रहा है। लेकिन खास मैं इसका इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये बड़ा दमदार रेफरेंस है कि जब भी किसी की डेथ होती है, डेथ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब समझिए, क्लिनिकल डेथ इसे कहते हैं, नो ब्रीदिंग नो पल्स। तो आपको कैसे पता चलेगा इंसान जिंदा है कि मर रहा है। सिंपली उसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े मशीन स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एस्टेब्लिश कीजिए सांसें चल रही है क्या, धड़कन, राइट। और दूसरा चीज देखिए पल्स है कि नहीं है, राइट। पल्स है कि नहीं है, पहले तो आप जैसे भी बैठे हैं या कभी बैठे हैं तो कुछ लोगों के पल्स ऐसे छू के देख लीजिए कि कैसा लगता है छूने में, जिन लोगों ने कभी नहीं किया ऐसा, राइट। और आपको एक डेड इंसान के अगर ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा, कोई कुछ भी हिलेगा नहीं। इट विल टेक अबाउट 3-4 seconds टू एस्टैब्लिश वेदर द पर्सन इज डेड और अलाइव, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके आंखों के सामने कोई मर जाता है, मरा हुआ आदमी होता है, तो पहला स्टेप ये, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये देखना कि ये मरा है या जिंदा है, राइट। उसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके लिए सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि भाई ब्रीदिंग चल रही है क्या, आस्क योरसेल्फ, ब्रीदिंग तो नहीं चल रही है। अच्छा पल्स चल रही है क्या, पल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक चीज देखना है पल्स देखो, पल्स नहीं है, राइट। कई बार ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग चल रही है, वो मुंह खुला रहता है और हर 4-5 सेकंड बाद वो एक गास्पिंग करने की कोशिश करता है, तो उसे भी डेथ में गिनते हैं, क्लिनिकल डेथ। तो आप एक ही चीज देखिए, पल्स चल रहा है कि नहीं, पल्स चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए किसी भी लेमैन को 2-3-4 सेकंड लगेंगे। यानी कि 4 सेकंड के बाद आपको पता चल गया कि ये जो सामने मुझे दिख रहा है ये बॉडी है, ये इंसान मर चुका है, इतना पता चल गया। अब मर चुका है, अब मुझे क्या करना है, दैट इज द फर्स्ट, राइट। नॉर्मली क्या करेंगे, वही पैनिक करेंगे। क्या व्हाट इज द पैनिक, हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अब यहाँ पे क्लियरली क्या क्या होता है समझिए। पहले 4 मिनट, मरने के पहले 4 मिनट तक उसके बॉडी के अंदर एनफ ऑक्सीजन है, एनफ न्यूट्रिशन है। इवन हार्ट के अंदर बाहर से तो नहीं दिखेगा, अंदर इलेक्ट्रिकल रैंडम सिग्नलिंग भी चल रही है पहले 4 मिनट के अंदर। वो ऑफिशियली मर गया, क्लिनिकली डेथ है, लेकिन अंदर चल रहा है। यानी कि ये 4 मिनट इज द बेस्ट चांस टू ब्रिंग बैक अलाइव, ये 4 मिनट। और एवरेज टू स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जब वापस लाया गया तो उन्होंने बोला, अपने एक्सपीरियंस में बोला कि जब मैं मर गया था तो मैं अपने आप को यहाँ से देख रहा था और लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे और कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था और मैं देख रहा था मेरी बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और मैं वापस आना चाह रहा था। एवरेज टू स्टडी ना, या पढ़िए या मेरी बुक पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, राइट। पूरा एवरेज टू स्टडी के डिटेल में जाकर पढ़ेंगे कि ये लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुड कम बैक, राइट। कि उस 4 मिनट के दौरान आप कहाँ पे थे, क्या लगता है उसमें आपको होश में थे। क्लिनिकल डेथ है तो कहा कि मैं अपनी बॉडी देख पा रहा था और उसमें लोग जो आवाज कर रहे थे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस, वो सब मुझे सुनाई दे रहा था। अच्छा ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा था कि वो जो बोल रहा सच बोल रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें उसको कैसे पता, एज ए पेशेंट कैसे, वो तो मर चुका था, वो सब उन्हीं को पता है, तो उसको थे और उनमें से किसी से वो मिला नहीं है। और वो अगर बता रहा है टेस्टिमनी और वो बिल्कुल मैच कर रहा है वही चीजों से कि भाई वो एक नर्स आई फिर उन्होंने ऐसा किया वैसा, तो वो बता पा रहे हैं। तो एक पहली चीज कि पहले 4 मिनट के अंदर वो इंसान कहीं गया नहीं है, वो इंसान आपके वेसिनिटी में है। देखिए यहाँ पे कोई मैं इल्यूशन
कहानी नहीं, ये साइंस की बात कर रहा हूँ जो एविडेंस बेस्ड है कि उसका जो आत्मा वर्ड बोल सकते हैं उसको, राइट, या स्पिरिट वर्ड बोल सकते हैं, वो कहीं आसपास है और वो अपने आप को देख पा रहा है. सो दिस 4 मिनट्स व्हाट यू हैव टू डू टू ब्रिंग बैक द लाइफ, राइट. तो यहाँ पे आता है उस 4 मिनट में अगर आपने, और 4 मिनट तक ब्रेन के जो सेल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन मरता है, ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं. कितना टाइम में? 4 मिनट के बाद ब्रेन के सेल की डेथ होने की प्रोसेस शुरू हो जाता है और 10 मिनट के अंदर ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं. अब 10 मिनट निकल गए, अब आप कुछ भी कर लो, वो इंसान वापस नहीं आ पाएगा. ब्रेन डेड ऑल्सो, ब्रेन ऑक्सीजन खत्म हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ब्रेन डेड हो गया, अब नहीं आ सकता वो. तो पहले 4 मिनट के अंदर ही जो कुछ हो सकता है, उसके बाद 5 मिनट से 10 मिनट तक भी वापस आ सकता है, लेकिन तब ब्रेन बहुत डैमेज हो चुका होगा. मतलब जब वापस आएगा तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ वापस आएगा, राइट. और 10 मिनट के बाद नाउ इट इज फ्यूटाइल, आप कुछ भी कर ले वापस नहीं आएगा. तो ये तो अवे स्टडी का पहला स्टेप है. क्लियर हो गया पहले 10 मिनट, राइट. अब जाहिर सी बात है कि पहले 10 मिनट या पहले 4 मिनट में आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं सकते. यहाँ तक कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर में, टॉप फ्लोर में हॉस्पिटल है, यहाँ से वहां तक ले जाने में भी 4 मिनट तो गए, राइट. इसका मतलब ये कि ये 4 मिनट में जो भी कुछ करना है वो आप ही को करना है उस वक्त. यू आर द डॉक्टर, राइट. आप ही को करना है. तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर आते हैं. देखिए नोबेल प्राइज, ये किताब है, पढ़िएगा, द सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, जॉन एकिल्स, इनकी किताब है. इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है. नोबेल प्राइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपको लगे कि भाई एक स्टैंडर्ड तक का ये साइंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं किसी ने नहीं दिया. तो पढ़िएगा ये. तो इसमें ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब है इसमें. ग्रे जोन, तो ग्रे जोन इन हॉस्पिटल. सबसे पहली बात कि ऐसे में कि ज्यादातर लोग ट्रेडिशनली उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं. जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, पहली गलती ये करते हैं कि टाइम 10 मिनट या 4 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा सकते. तो पहला तो नुकसान यही हो गया. अब आता है दूसरा. मान लो वो इंसान हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर के सामने ही हो गया, राइट. तब क्या होगा, राइट. इन द प्रेजेंस डॉक्टर हो गया, तब क्या होगा? तो डॉक्टर क्या करेगा, व्हाट वी कॉल एज, ये ले जरा वो सब ले फटाफट. तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर करेगा सीपीआर. कैमरा है क्या ये, ताकि स्क्रीन पे देख पाए? नहीं है. तो मैंने पिन दिया ना, मैंने पिन, ठीक है. अब डॉक्टर सीपीआर करेगा. सीपीआर क्या होता है, ये आप में से काफी लोगों को पता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. लेकिन यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो गड़बड़ कर सकती है. डॉक्टर सीपीआर करेगा मतलब ऐसे रखेगा उस पेशेंट को, और उनको आदत भी है तो वो बिना घबराए वो ऐसे प्रेस करेगा. ऐसे जो प्रेस करेगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है. जब ऐसे करेगा तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बिल्टअप होगा. 20% ब्लड प्रेशर अगर होता है, 20%, वैसे 120/80 है. किसी का ब्लड प्रेशर अगर 0 से अगर 30 mmHg तक ले आए, वो कैसे आएगा, ऐसे करके आ जाएगा. तो सर्कुलेशन सेल्फ मोड में आ सकता है. सर्कुलेशन सेल्फ मोड में उस पहले 4 मिनट के अंदर अंदर अगर शुरू कर दिया, पहले 4 मिनट में नहीं भी आए, एक बार सर्कुलेशन चलने लगी, राइट, तो अपने आप ही बॉडी में दोबारा से हलचल होने लगी. फिर चाहे ऐसे करते हुए 10 मिनट और लग जाए, 15 मिनट लग जाए, एक बार 4 मिनट के अंदर ये वाला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ऐसे जैसे शुरू किया तो उसका जो ब्रेन के सेल की मरने की जो टोटल टाइम था वो कितना था, ब्रेन सेल की शुरुआत है 4 मिनट, उससे पहले करना है. 10 मिनट में तो ब्रेन मर जाएगा, लेकिन उस शुरुआत ब्रेन के सेल के मरने से पहले आपको ये करना है, राइट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें जब इस तरह से करते हैं, ये है कि 100 बार 1 मिनट में, लेकिन हर 30 बार करने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना होता है, राइट. तो जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे तो मैंने छोड़ दिया ना इसको, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब छोड़ा तो ब्लड प्रेशर अब जितना बिल्डअप हुआ वो कहाँ गया, दोबारा 0 हो गया. फिर 2 बार देंगे, फटक से मैं दोबारा करने लगूंगा, फिर दोबारा बिल्डअप करूंगा, तब तक 30 हो जाएंगे, फिर दोबारा से. दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट. सो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में दिक्कत क्या है कि हर थोड़ी बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है. इसमें दोबारा से प्रेशर इज कमिंग टू 0 एंड दैट मींस कि दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो पहली गलती जो करते हैं सीपीआर, जिसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, में
मीन्स इट मीन्स 100 कंप्रेशन पर मिनट का रफ्तार होनी चाहिए आपको, और दूसरा आपको हर 30 बार काउंट करने के बाद 2 बार ब्रीदिंग करना है, फिर 30 बार काउंट करना है, ऐसे करते ही रहना है जब तक कि सेकेंडरी इमरजेंसी वो मैं बताता हूँ आपको वो ना आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब हम CPR करते हैं यानी कि 30 में 2 बार, तो ब्रीथिंग 0 पे आ जाती है। तो फिर क्या करना है, हमें सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन, राइट, हमें मुंह से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, और जैसे जैसे कंप्रेशन करते रहेंगे तो क्या बात देखिए, ये दिस इज द वन, अगर कंप्रेशन छोड़ते हैं तो बॉडी में जो प्रेशर डिप करता है, राइट, लेकिन कंप्रेशन देते रहेंगे और मुंह से नहीं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, उसे कहते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग, तो क्या होगा, अगर सिर्फ कंप्रेशन करते रहेंगे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर आप CPR करेंगे, स्टैंडर्ड CPR, तो उसके जिंदा होने के चांसेस हैं, विद इन 4 मिनट शुरू कर देंगे तो जिंदा होने के चांसेस कितने, 10%। 100 लोगों करेंगे 10 लोग जिंदा हो भी जाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्रेशन भी देंगे, सिर्फ कंप्रेशन करेंगे तो जिंदा, और कंप्रेशन करेक्ट जगह पे करेंगे, कंप्रेशन करेक्ट जगह पे आता हूं, तो जिंदा होने के चांसेस 83%, राइट। तो आप एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करना, वो थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना है, अभी देखिए ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि 10% से 83% पे कैसे लाना है। अब देखिए पहले तो ये देखना है कि कहां पे कंप्रेशन करना है। कहां पे कंप्रेशन करने के लिए आपको कंप्रेशन के एक नियम थोड़ा समझा दूं। देखिए ये टूथपेस्ट है, आपको पता है कि दबाने से कुछ बाहर निकलेगा, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट कहां दबाने से सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, राइट। अगर यहां दबाएंगे तो दबा तो रहे बार बार लेकिन कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है ना। अगर आप बहुत आगे दबाएंगे तो भी शायद नहीं निकलेगा, आप बीच में जहां पे भरा हुआ है यहां दबाएंगे तो निकलेगा। तो दबाना है, लेकिन दबाने का जो लोकेशन है दैट प्लेस और राइट, आप यहाँ दबाते रहिए निकलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दबाना तो है, राइट, कंप्रेस तो करना है, लेकिन कहाँ करना है। तो जो स्टैंडर्ड CPR है वहां पे जो सिखाते हैं डॉक्टर को सिखाते हैं कि निपल लाइन है, राइट, इसके बिल्कुल बीच में, राइट, यहाँ पे रखो, दबा दो, राइट। तो बीच में जब दबाएंगे तो दैट इज समथिंग लाइक कि हार्ट जिस तरह से प्लेस्ड है वहां पे वॉल्व भी आता है ज्यादातर लोगों का, तो वो कोई आपको बोला जा रहा है यहाँ दबाओ, तो यहाँ दबाने से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टूथपेस्ट निकलेगा जरूर। लेकिन अगर इमरजेंसी में कहाँ दबाएं कि प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो जाए, थोड़ा सा यहाँ दबाएं, है ना। तो ये वो वाली कौन सी हार्ट की कौन सी लोकेशन है जहां पे दबाने से प्रेशर ज्यादा हो, राइट, मैक्सिमम प्रेशर पड़े, राइट। सो दैट प्लेस जो इसमें दिया है मैक्सिमम CPP कहते हैं, राइट। तो वो जगह है निपल लाइन, राइट। फिर ये सेंटर हो गया, सेंटर से उस इंसान के पेशेंट के 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर दिस साइड, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा ऊपर आपका हाथ पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट, और उससे यूं मानिए कि जो प्रेशर पड़ेगा, हर प्रेशर आपका जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, राइट, एंड दैट इज व्हाट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ रिकवरी एज द एविडेंस सेज फ्रॉम 10% टू 83%, राइट। तो लेकिन ये जो 3 सेंटीमीटर इधर है और वो तो माउथ ब्रीथिंग नहीं करना है, इस चीज को इंप्लीमेंट करने में कई साल लगा रहे हैं, कई साल, कि वो करेंगे ना करें। अगर करेंगे तो एक जनरल पब्लिक सोचे कि ये तो बार बार नियम ही बदलते रहते हैं, तो मेडिकल जर्नल ना पढ़ेंगे तो यही सारे उसमें कमेंट्स दिखते रहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब और फेसबुक में कमेंट होते हैं ना, वो मेडिकल जगत में भी ऐसे ही कमेंट्स आते रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। खैर इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ रही रादर देन कि पहले से ही वो मेडिकली एस्टैब्लिश होते हुए भी आप तक नहीं पहुंचे, जो कि पहुंच जाना चाहिए था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपको मैंने बता दिया डॉक्टर भी एक बार सीख लेता है, लेकिन एक बार सीखना काफी नहीं है। मान लो आपके सामने तबला रख दिया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, तो कुछ भी करेंगे तो क्या वो म्यूजिक होगा? दैट इज नाइस। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की, राइट, स्वास्तिक ने प्रैक्टिस की, तो वो जब तबला बजाएगा तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक, राइट। आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अभी अभी आपने गाना गाया, राइट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, राइट। तो इनको पता है कि मुझे एक बार सिखा दे काफी नहीं, मुझे रोज रियाज करना है, तभी आप उसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक निकाल पाओगे। जो इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे देंगे हम जैसे लोगों को, तो वो नॉइज निकालेगा।
सेम थिंग आपको उस डेड पेशेंट के हार्ट से म्यूजिक निकालना है कि नॉइज निकालना है, राइट? म्यूजिक कैसे निकालना है उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग 2 मिनट की देना चाहता हूँ। कौन मानस जी अब है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मोहित, मोहित भी है, मोहित खटाना, लता आप भी आ जाओ, और कोई भी और आना चाहता है? आप आना चाहते हो आप आ जाओ, आप तो कोलकाता से आए हैं, आप आना चाहते हो आप भी आ जाओ, बस इतना ही है। अब यहाँ पे आप पोजीशन ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आपको इस तरह से बैठना है, ये लेके ये है आपके सामने, ठीक है? उस साइड से बैठना है तो उसको आगे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो, इसको पीछे पीछे रखना पड़ेगा लगता है, थोड़ा पीछे रखो, इसको पीछे रखो। अब जो चीज बड़ी सिंपल लगती है ना, वो सिंपल है नहीं, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है ना? तो आपको ये है, अब आपको इसको आ रहा है नंबर, राइट? ये 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे बढ़ रहा है ना? तो ये जो है ये एक रिदम की तरह होगा। तो लेकिन ये तो आप बोलेंगे हाँ मुझे समझ आ गया, यही तो करना है ना, कर लेंगे, ऐसे तो करना, कर लेंगे। अच्छा, एक आदमी कितनी देर कर सकता है? करके देखते हैं, ये आपको करना हो और हाँ आइए 1 मिनट स्टार्ट कर दें, रुको 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 रुको, करते रहिए, 1 मिनट हो गया तो बोल देना। ये जो एक्चुअल सिचुएशन में अगर ये कोई डेड आदमी होता तो ऐसा ही करना पड़ेगा, इतनी स्पीड से करना पड़ेगा, पेशेंट इससे ज्यादा स्पीड से करना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर 100 तक ऐसे पहुंचाना पड़ेगा, राइट? ठीक है, आ जाइए, ओके स्टॉप। मानस जरा ये माइक को बताना कैसा लगा, कितनी ताकत लगाई, 1 सेकंड बताना माइक में। कितनी ताकत लगाई? हाँ मैंने पूरी ताकत लगा दी, आज मैं से बचा के ही छोड़ूंगा। राइट, ठीक है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे करते रहने कितनी देर तक कर पाओगे आप? 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, कोई कितना भी ताकतवर हो। उसके बाद अगर करेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 2 इंच दबना कितना चाहिए, एग्जैक्टली 2 इंच दबना चाहिए, और 60 सेकंड में कितने होने चाहिए, 100 से 120 होने चाहिए, और वो रिदमिक फॉर्म में होने चाहिए, रिदम में होनी चाहिए। अगर पॉइंट इट शुड बी रिदम। अभी तो खटाखट कर रहे थे जोश में, राइट? लेकिन जोश वो 1 मिनट 2 मिनट में अब थकने लगेंगे। तो जैसे ही आप कर रहे हैं तो आपके साथ अगर 2-3 लोग हों तो फटाफट वो करने लगेंगे, फिर वो हट जाएंगे, राइट? बिना वेस्ट किए टाइम। सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक कंप्रेशन। ऐसा अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कर पाए बारी बारी से, तो वो 83% जो बोला ना, ये सारी चीज फिट बैठनी चाहिए। पहले 4 मिनट के अंदर करना है, वो 3 सेंटीमीटर इधर करना है, वो 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, और वो रिदमिक फॉर्म में होना चाहिए। ये सारी चीजें फिट बैठेंगी तो जाके वो जिंदा रहेगा, राइट? लेकिन उसके लिए स्वास्थ्य का बताओ, आप बिना ट्रेनिंग हो सकता है, बिना प्रैक्टिस हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? एक बार आपने कर लिया कि हाँ अभी आगे हम कर लेंगे, तो क्या आपको लगता है कर लोगे उस दिन? नहीं कर लेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कोई भी डॉक्टर दुनिया का या भारत का वो ऐसा रोज प्रैक्टिस करता होगा जैसे आप लोग म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं? करता होगा? नहीं करता होगा। अगर वो नहीं करता है तो इस प्रोफेशन में ना रहे, या तो और रहे तो प्रोफेशन, जैसे आप जो लोग मान लो बॉर्डर पे हैं वो बीच में बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? लेकिन मैंने देखा कि मेडिकल प्रोफेशन में वो ये प्रैक्टिस करते नहीं है, चलो देख लेंगे तब, राइट? हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। सो दैट इज द एटीट्यूड। तो यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है, क्योंकि जब कोई पेशेंट तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं हॉस्पिटल के पास मरूं, अनफॉर्चुनेटली पास ना मरे तो ज्यादा अच्छा है, राइट? तो टाइम लगाएंगे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की, लेकिन जब पास नहीं है, दूर है वो, तो फिर और अगर आपको स्किल आता है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो और प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में 5 मिनट की प्रैक्टिस, इतना सा। अगर 5 मिनट का भी टाइम नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप कुछ कर सकते हैं या कोई कुछ कर सकता है। 5 मिनट की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो जाके उस वक्त बिना पैनिक किए आप ठंडे दिमाग से करेंगे
तो बंदा वापस आ सकता है। आते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, आते ही हैं, राइट। पहले इसका नाम दिया गया था डेथ, फिर उसको कर दिया गया क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ इसलिए कर दिया गया बिकॉज पता है कि इससे इंसान जिंदा हो सकता है, जबकि डेथ का मतलब होता है अभिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, राइट। डेथ नहीं बोलते, सिर्फ मेडिकल इसे बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। फर्स्ट 4 मिनट्स इज कॉल्ड क्लिनिकल डेथ, नॉट अ डेथ। आफ्टर दैट और आफ्टर 10 मिनट्स नाउ इट इज ए परमानेंट डेथ, दैट इज कॉल्ड डेथ, राइट। तो मेडिकल डेफिनेशन इसलिए चेंज किया गया क्योंकि ये होता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो इसलिए नहीं कि वो टेक्निक खराब है, इसलिए कि उसकी प्रैक्टिस का प्रैक्टिस नहीं है, राइट। इसका कोई प्रोविजन नहीं है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अच्छा, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको प्रैक्टिस करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसमें लिंकन यूनिवर्सिटी से, जिनका ये डब्बा भी उन्हीं का है, तो वहां से कुरियर जाता है मलेशिया से, और ये इस तरह प्रैक्टिस टूल, एक तो ये टूल है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये टूट जाएगा थोड़ी देर में, अगर रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो टूटेगा नहीं, रोबोस्ट है, राइट। और जब भी आप करेंगे तो रियल में क्या है कि शुरू में आराम से कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्ड होगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी। तो ये सिमुलेट करता है, ये सिमुलेट नहीं करता है, राइट। तो आप ये ऑनलाइन जो कोर्स है विश्वरूप.com में जाके ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने का। इट इज कॉल्ड कोड ब्लू ट्रेनिंग, इस चीज को कहते हैं कोड ब्लू, राइट। तो ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फीस है 21,000। लेकिन जो लोग मुफ्त में करना चाहते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो मुफ्त में कैसे कर सकते हैं मैं वही बता रहा हूँ। पहली चीज, कोरोनाकाल.tv में पूरा इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे करना है, और जो ये सिमुलेशन है या ये सिमुलेशन है या फ्री में भी बना सकते हैं घर में। मैं आपको 1 मिनट में सिखा देता हूँ घर पे कैसे बनाना है, मुफ्त में कैसे बनाना है, ताकि आप घर में बना पाए, राइट। तो हम में से आप लोग आगे आ जाओ, टी-शर्ट्स हैं, कागज अखबार लेके आ जाओ, ये सारे अखबार, ये घर पे बनाना है, राइट। आप में से जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अभी, तो वो ऑनलाइन मैंने बोल दिया था ये सब लेके आने के लिए, तो आई एम श्योर कि आप लोगों में लेके आए होंगे, राइट। तो आप इसमें से रबर बैंड कहाँ है, रबर बैंड ये रहा, राइट। आप स्टेप देखो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, राइट। आप इनके बाजुओं पे ना आप ये इनको दे दो, अमन, दे विल डू इट। आप बाजुओं पे इस तरह से आप बाजुओं को बांध दो, बांध दिया, हाँ, इसको निकालो, बोलो, इस बाजुओं को ये दोनों बाजू बांध दिए ऐसे, तीसरा बाजू यहां भी बांध दो, और ले लो। तो ये तीनों बाजू बांध के ये ऐसा हो जाएगा टी-शर्ट, राइट। दिस इज द, इसको ऐसा टी-शर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बांध देते हैं, ठीक है। तीन जगह से बांध दिया। अब ये बॉटल ले लिया, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कोई भी, इसको अच्छे टाइट कर दिया, करके इसको अंदर डाल दिया, बिल्कुल बीच पे रखा टी-शर्ट के जैसे मैंने रखा है, और अखबार के आप इसको ऐसे अखबार दोनों तरफ बॉटल के डालते जाओ, बॉटल के दोनों तरफ अखबार डालते रहो, बॉटल को आगे से ऐसे डालो, अब लगभग ये जो बन गया, ये आपका ये पूरा ये इस तरह का मॉडल बन गया। अब देखिए इसी पे ये जो बॉटल है बीच में है ना, दोनों तरफ है। अब ये मेरा मैनिकन बन गया, होममेड मैनिकन। अब इस पर मैं सीपीआर करने की कोशिश करूँ, बेसिकली वो प्रैक्टिस का रिदम बनाना है ना, तो ये फ्री का सीपीआर, व्हेन यू डू इट, राइट, ये एग्जैक्टली 2 इंच नीचे जाता है, मैंने ये देखा है, राइट। एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, राइट, ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अगर लगातार इसको 1 मिनट 2 मिनट करेंगे, राइट, थैंक यू, तो तब आपको फील होगा कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं, दिखने में बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन जब आप घर पे करेंगे 1 मिनट, तो आपको लगेगा कि सांसें फूल रही है, 2 मिनट करने लगता है सांसें फूल रही है, राइट। और जब आप करते रहेंगे कुछ दिन तक, तब लगेगा नाउ यू आर कंफर्टेबल, राइट। तो तब आपकी बॉडी के बॉडी मसल्स, वो रिदम, वो सब बन जाएगा। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है, राइट। अगर पूरी जिंदगी में आपने किसी एक की जिंदगी वापस ले आए, आपकी वजह से इस दुनिया में वो टहल रहा है, घूम रहा है, जिंदा है, तो ये बड़ी बात है, isn't it?
थैंक यू। तो ये एक होमवर्क, ये भी ले जाओ, इनको भी हटा दो, कि आज 21 तारीख है, परसों 23 तारीख है, शहीद दिवस। शहीद दिवस में आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट 3 लोगों को ये सिखाइए, 3 लोगों को ये सिखाइए जो आपने आज सीखा है, राइट। तो क्योंकि ये काम पार्टिसिपेशन कुछ डॉक्टरों के लिए ही रिजर्व नहीं है, इट इज अ पार्टिसिपेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। कब किसका अंतिम समय आ जाए किसी को भी नहीं पता, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, लेकिन तब ये स्किल काम आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब 2 रास्ते फिर दोबारा आ गए यहाँ पे। 2 रास्ते फिर दोबारा आ गए। एक रास्ता तो वो था कि हॉस्पिटल ले जाने वाला, और दूसरा रास्ता वो है कि हम घर पे बचाएं। अगर उसी इंसान को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो क्या करता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे आप दोबारा से एक बार वापस करता हूँ इसको। पहला तो टाइम गया, 4-5 मिनट 10 मिनट चले गए, तो इंसान वैसे वापस नहीं आ सकता। दूसरा हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो CPR करेगा, आपको क्या करना है, CC करना है, जो कि वो करेगा नहीं, सुनेगा भी नहीं डॉक्टर को, राइट। तीसरा आता है इपिनेफ्रिन, ये एक तरह का मेडिसिन है, वो डेड बॉडी को दिया जाता है ताकि उस मेडिसिन से प्रेशर बिल्डअप हो जाए बॉडी में, और उस ब्लड प्रेशर से कई बार वो इंसान जिंदा हो जाता है। लेकिन ये इपिनेफ्रिन आपके पास है क्या घर पे? ये तो है ही नहीं। क्या आप दे सकते हैं क्या? वो तो दे ही नहीं सकते। तो ये सोच के अगर आप ले जाएं, लेकिन अब ये देखा गया कि 2 तरह के पेशेंट्स पूरी दुनिया में देखा गया, एक जिनको सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन दिया गया और एक कार्डियक कंप्रेशन प्लस इपिनेफ्रिन दिया गया। तो ये देखा गया कि जिनको इपिनेफ्रिन साथ में दिया गया, उनके जो मृत्यु के, उनके जो वापस आने के चांसेस हैं, दैट वाज लेस, राइट। एंड सेकेंडली उनके अगर वो वापस आ भी गए, जिंदा हो भी गए, तो उनके जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं वो कई गुना ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू जिनको ये दवाई नहीं दी गई। तो ये दवाई को डिसकंटिन्यू करने की एक लेवल पे बात चल रही है पैरामेडिक 2 ट्रायल आने के बाद, लेकिन उसको रियल डिसकंटिन्यू करने के लिए वो हॉस्पिटल्स कब मानेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन एविडेंस आर अगेंस्ट गिविंग दिस मेडिसिन। तो अगर वो पेशेंट को, डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो क्या होगा कि वो ये दवाई देंगे, बिकॉज वही उनके पास हथियार है, वही टूल है, वही हथौड़ा है, राइट, वही उनको दे देंगे, राइट। तो इन कंपैरिजन तो अगर आप नहीं ले जाते हैं तो वो दवाई लेने से वो डेड बॉडी बच जाएगा, राइट। और इसके अलावा ये सारे एविडेंसेस हैं अगेंस्ट दोस ड्रग्स जो इंजेक्ट किए जाते हैं डेड बॉडी में। अब 3 स्टेप प्रोटोकॉल कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है, कार्डियक अरेस्ट या क्लिनिकल डेथ में क्या करना चाहिए। 3 स्टेप प्रोटोकॉल। पहला स्टेप चेस्ट कंप्रेशन, नॉट CPR। अब दूसरा स्टेप है AED। AED क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर है। ये एक छोटी सी मशीन है, ये अगर आप हर कॉलोनी में एक रख लेंगे, राइट, ये 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है, राइट। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, टीवी में देखा होगा कि जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट एक्चुअली, कि उसको एक इस्त्री की तरह कोई गर्म सा कुछ लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, और वो एकदम झटका देता है, देखा है आपने, राइट। हाँ, तो वो डिफिब्रिलेटर है, राइट। उसमें डॉक्टर देखता है, ECG को देखता है, और वो सोचता है कब मैं करंट लगाऊं। उसकी एक टाइमिंग होती है, उसकी कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन क्या है, वो टाइमिंग क्या है, वो हमें नहीं पता, राइट। तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटेड लेना है, राइट। ऑटोमेटेड में आपको नहीं करना, जिस तरह से मान लो ब्लड प्रेशर चेक करना है, लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा, उससे उस ब्लड प्रेशर, वो जो आवाज है, उस आवाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेते हैं ना, उसमें कोई भी कर सकता है ना आराम से। और मैंने देखा है कंपेयर करके, ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर जब लेते हैं इन कंपैरिजन टू अगर स्टेथोस्कोप से करें, एक्यूरेसी में कुछ खास फर्क नहीं दिखा मुझे। मैं अपने पेशेंट को जब दोनों तरह से करता हूं, तो जो हम कान से वो करते हैं स्टेथोस्कोप से, और ऑटोमेटेड, इट इज क्वाइट कंपेरेबल। तो हमें वो स्टेथोस्कोप की स्किल की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर ले लेंगे। ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। सिमिलरली डिफिब्रिलेटर है, राइट। ये जो डिफिब्रिलेटर है, अगर ये हो और इससे वो मरे हुए पेशेंट को जिंदा करने के चांसेस, जब तक वो ये नहीं आता, क्योंकि ये तो हमेशा हम लटका के तो नहीं घूम सकते, राइट। CPR कर रहे हैं, तब तक आपने आवाज लगा दी कि ये लेके आ जाओ, राइट।
जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में हर मॉल में, हर अभी इंडिया में तो एयरपोर्ट में भी हर जगह अवेलेबल होता है, उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हर जगह अवेलेबल है ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह ही यही हर जगह होता है। शीशा तोड़ के और इसको निकाल लो, और फिर इसको जब लगाएंगे, इसको लगा के यूज करना उतना ही आसान है जितना कि ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, राइट। तो ये अपने आप ही इसमें से इंस्ट्रक्शन आएगा, अब दूर हटो, अब ग्रीन बटन दबाओ, अब इसका दोबारा से कार्डियक कंप्रेशन शुरू करो। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो बार बार चेंज करते रहते हैं वो लोग, डिपेंडिंग ऑन नए एविडेंसेस क्या है। लेकिन हॉस्पिटल में जो वो करेगा, वो डॉक्टर वो उसने जो सीखा था वो वहीं पे चिपका रहता है, वो नयापन को पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए कई मायने में ये डिफिब्रिलेटर जो है ये ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू अगर यही वाला चीज अगर हॉस्पिटल में उसका किया गया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं, इस पे 3 स्टेप है, कार्डियक कंप्रेशन, एंड व्हाइल द कार्डियक कंप्रेशन कैरिंग ऑन AED, राइट, ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर को लेके आना है और उसको लगा देना है, फिर इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो लगभग 5, 10, 15 मिनट में पेशेंट रिकवर कर ही जाता है। उसके बाद भी नहीं करता है, फिर छोड़ देते हैं लोग, समझ जाते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि 83% अगर जिंदा होते हैं तो 15%, 20% कई बार जिंदा नहीं भी होते हैं, तो वो वाले परसेंटेज में आ गया, छोड़ दिया उसको, राइट। और कई बार क्या होता है, वो जिंदा वापस आ जाता है लेकिन कोमा में चला जाता है, ब्रीदिंग है, पल्स है, लेकिन वो सोया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन में है तो थर्ड स्टेप क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब उसकी जो डिग्री, उसकी ठंडी जगह पर रख देना है, बर्फ से उसके बॉडी में लगा के और टेम्परेचर कम करके उसकी 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना होता है। अनफॉर्चुनेटली भारत का हॉस्पिटल में ये जो हाइपोथर्मिया वाला जो स्टेप है, तीसरा स्टेप, इसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते हैं वो भगवान जानता है क्यों नहीं करते, लेकिन करते नहीं है, ये पक्का पता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं हॉस्पिटल वर्सेस होम, हॉस्पिटल मतलब ज्यादातर लोग जो जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, पहली चीज उनका टाइम लॉस्ट होगा, राइट, कि वो 4 मिनट निकल ही गए। दूसरी चीज, जाएंगे तो इपिनेफ्रिन को झेलना पड़ेगा वो डेड बॉडी को, जो कि अगर वो जिंदा हो भी गया तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जिंदा होगा। तीसरी चीज CPR होगी उस पर, ना कि कार्डियक कंप्रेशन। CPR अच्छा है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छा कार्डियक कंप्रेशन है। तीसरा, तो उसको डिफिब्रिलेटर से करेगा, जो कि वो डॉक्टर के ऊपर है, वो कब डिफिब्रिलेटर लगाना चाहता है। ऑटोमेटेड से करेंगे तो ये ज्यादा एडवांस्ड है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोमा में चला गया है तो उसको भारत के हॉस्पिटल में जितना मैंने पता किया है, हाइपोथर्मिया का यहाँ पे जो एक ट्रेडिशन नहीं है, ये इसको इग्नोर करते हैं। जबकि ये घर पे है तो आप बर्फ वगैरह लाके उस पेशेंट को 24 घंटे तक, जब तक वो कोमा से बाहर नहीं निकलता, 24 घंटे में निकल जाता है अक्सर, वो फिर आएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली अगर आप देखें, ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि जो घर पे नहीं हो सकता, जो हॉस्पिटल में हो सकता है, राइट। पहली बात तो हॉस्पिटल में और उसमें आपने फर्क देख लिया, तो ये है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बुक पढ़ेंगे, अभी ये ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ एक बेसिक इनिशिएशन है, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ सीख ले, लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है, उस टाइम फ्रेम में जितना कुछ हो सकता है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ताकि एक तैयारी है। और लेकिन अगर आपको कंप्लीटली पूरी तरह से सीखना है तो इसके लिए, और इंपॉर्टेंट है कि फ्री में सीखना है। क्यों? क्योंकि जब फ्री में कुछ होगा ना, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। कहीं पे अगर ये झंझट होगा कि पहले यहाँ पैसे डिपॉजिट करो तभी कुछ होगा, तो दैट विल टेक, मतलब हर्डल तो आ ही गया, राइट। तो उसके लिए हमने प्लान किया है, फुले सर आपको स्टेज पे आना पड़ेगा, कि हम आज इस मंथ से लॉन्च कर रहे हैं व्हाट वी कॉल एज कोरोना काल टीवी ऐप, राइट। तो ये ऐप अभी लॉन्च कर रहे हैं, और सर लॉन्च करने के लिए आपको इसको एक जोर से बजाएंगे, तो दैट विल बी विद द इंडिकेशन ऑफ द लॉन्च।